हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प मैथ क्लासेस में। स्टूडेंट्स, इस क्लास के माध्यम से मैं हिंदी मीडियम के क्लास 10th के विद्यार्थियों को मैथ की क्लास करवा रहा हूं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो इसी उम्मीद के साथ आइए शुरू करते हैं आज का अपना नेक्स्ट लेक्चर। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 के सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है। आज हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से रिलेटेड एक नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हमने पहले ही इसके बारे में पहले ही वीडियो में बात की थी, जिसमें हमने ये जाना था कि हमको √2, √3, √5 या व्यापक रूप से अगर बात करें तो √p की तरह की जो संख्याएं होती हैं, इनकी अपरिमेयता को सिद्ध करने में हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का किस तरीके से उपयोग करते हैं। आज हम इसके बारे में सीखेंगे, ठीक है। तो उसके पहले यहाँ पर देखिए एक प्रमेय है जो कि 1.3 बुक के रेफरेंस मैंने आपको पहले भी बताई है, जो एनसीईआरटी की क्लास 10th की हिंदी मीडियम की बुक है, वहीं से ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। तो उसमें प्रमेय 1.3 में जो स्टेटमेंट है वो ये है कि मान लीजिए कि p एक अभाज्य संख्या है। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। और इसी जो कथन यहाँ पर लिखा गया है प्रमेय के रूप में, इसी कथन का उपयोग जो है वो हम इस तरीके की जो संख्याएं हैं उनके अपरिमेयता को सिद्ध करने में उपयोग करेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम इस प्रमेय को सीखते हैं। इसकी उत्पत्ति किस तरीके से होती है हम इसके बारे में सीखते हैं, ठीक है। और इसके उपरांत हम इस तरीके की संख्याओं को एग्जाम्पल के आधार पर सिद्ध करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए सीखते हैं। कथन एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूं कि मान लीजिए कि p एक अभाज्य संख्या है। p कैसी संख्या है? एक अभाज्य संख्या है। यदि p जो है वो a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखिए कि p एक अभाज्य संख्या है और p a स्क्वायर को विभाजित करती है, ठीक है। हम इसकी उत्पत्ति के लिए सबसे पहले क्या मानते हैं कि माना a के अभाज्य गुणनखंड जो है वो P1, P2, P3, P4 और इस तरीके से Pn, ये अभाज्य गुणनखंड है। हमने इसको प्रतीक के रूप में यहाँ पे लिखा हुआ है। जिस तरीके से किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंडन करते समय हमको कुछ अभाज्य संख्याएं मिलती थी उनके गुणनखंड के रूप में, वैसे ही हम यहाँ पर प्रतीक के तौर पर a के अभाज्य गुणनखंड को P1, P2, P3, P4 और इसी तरीके से Pn माना है, ठीक है। अगर हमने इसको इस तरीके से माना है तो उस कंडीशन में हम इसको क्या लिख सकते हैं, तब a जो होगा वो P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू P4 और इस तरीके से इंटू Pn। ये चीज तो हम पहले भी जानते हैं कि किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल ही वो संख्या होती है। यानी अगर P1, P2, P3, P4 और Pn जो है वो a के अभाज्य गुणनखंड है तो उस कंडीशन में a का जो मान होगा वो इनके गुणनफल के बराबर होगा, ठीक है। तो ये चीज हमने यहाँ पे माना हुआ है। और फिर यहाँ देखिए p a स्क्वायर को विभाजित करती है, इसका मतलब हमें a स्क्वायर फाइंड करना होगा। तो इस तरीके से अगर हम a स्क्वायर निकालें, a स्क्वायर जो होगा वो P1 इंटू P2, या इसको हम इस तरीके से समझते हैं कि a स्क्वायर का मतलब a इंटू ए होता है, ठीक है। a स्क्वायर का मतलब क्या होता है? a इंटू ए होता है। अब a इंटू ए का मतलब है कि ये सारे गुणनखंड इस a के अगर हैं तो P1 इंटू P2 इंटू P3 और फिर डॉट डॉट इंटू Pn हो जाएगा, और ऐसे ही गुणे P1
दूसरा जो ए है उसके भी गुणनखंड यही है, तो P1 इंटू P2 और इस तरीके से इंटू कितना हो जाएगा Pn। ये चीज हो गई। आई थिंक आपको ये इतनी चीजें समझ में आ रही हैं। हमने क्या किया कि ए के अभाज्य गुणनखंडन P1 P2 P3 P4 और Pn माना। उसके बाद हमने देखा कि अगर ये अभाज्य गुणनखंड ए के ही हैं तो ए इनके गुणनफल के बराबर है। उसके बाद ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए इंटू ए होता है, क्योंकि हमें पता है कि जब आधार बराबर हो और उनका गुणा हो तो जितनी बार वो गुणा किए जाते हैं वो घात के रूप में लिखी जाती है। तो इसी का उल्टा हमने यहाँ किया, यानी अगर घात 2 है तो इसका मतलब आधार का 2 बार गुणा होगा। ए इंटू ए, P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू Pn, और इसी तरीके से दूसरे ए के लिए भी यही चीज होगी। ठीक है, अब यहाँ पर ये चीज जो होगी वो देखिए P1 का गुणा अगर हम P1 में करें तो P1 स्क्वायर इंटू P2 इंटू P2 P2 स्क्वायर, इस तरीके से इंटू कितना हो जाएगा Pn स्क्वायर। आई थिंक आपको ये इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। वेरी गुड। चलिए अब देखिए यहाँ पर हमने जो लिखा हुआ है कि P जो है वो ए स्क्वायर को विभाजित करती है। ये जो स्टेटमेंट है, कथन है, उसमें ये लिखा है कि P ए स्क्वायर को विभाजित करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर P ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो P जो है वो ए स्क्वायर का गुणनखंड होगा। ठीक है, P ए स्क्वायर को विभाजित करती है, इसका मतलब ए स्क्वायर का एक अभाज्य गुणनखंडन P होगा। ऐसा हमने अंकगणित की आधारभूत प्रमेय में पढ़ा था कि किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंडन करने पर जो गुणनखंडन के रूप में हमको संख्याएं मिलती हैं, अभाज्य संख्याएं, वो दी गई संख्या को भी विभाजित करती हैं। तो यहाँ लिखा है P को ए स्क्वायर को अगर विभाजित करती है तो ए स्क्वायर का P जो है एक अभाज्य गुणनखंड होगा। तो यहाँ हम लिखते हैं चूंकि P जो है वो ए को विभाजित करती है, अतः P ए स्क्वायर को विभाजित करती है, अतः P जो है वो ए स्क्वायर का एक अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, यानी अगर P ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो P जो है वो ए स्क्वायर का एक अभाज्य गुणनखंड होगा। ऐसा हमने सीखा हुआ है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय में। और साथ ही साथ उसमें एक चीज और सीखा हुआ है कि अगर हम क्रम को ध्यान में ना रखें, हमने देखा था कि जब भी हम अभाज्य गुणनखंडन निकालते थे तो अगर हम क्रम को ध्यान में ना रखें तो वो गुणनखंडन अद्वितीय होता था। तो अगर हम उस अद्वितीयता का आधार अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता से, अगर हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता से, यानी जो गुणनखंडन मिलते हैं उनके क्रम को अगर ध्यान में ना दिया जाए तो उस कंडीशन में, उस शर्त में जो गुणनखंडन मिलता है वो हमेशा अद्वितीय होता है। तो इस तरीके से अगर हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता से देखें तो यहाँ देखिए ए स्क्वायर इज इक्वल टू P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर Pn स्क्वायर, इस तरीके से दो दिया गया है जिसमें P जो है वो ए स्क्वायर को विभाजित करती है, अतः P ए स्क्वायर का एक अभाज्य गुणनखंडन है। जब हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता से देखेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, ए स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड जो होंगे, ए स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड जो होंगे वो अद्वितीयता का मतलब क्या है कि इसके क्रम को ध्यान में ना रखा जाए। क्योंकि आप देख रहे हैं कि ए स्क्वायर जो है वो ए गुणे ए, यानी इस तरीके से P1 P2 P3 और फिर P1 P2 इस पर गुणनफल है। तो इस कंडीशन में ए स्क्वायर जो है अद्वितीयता का अगर हम क्रम का ध्यान ना रखें तो ए स्क्वायर के गुणनखंडन में P1 P2 P3 इस तरीके से डॉट डॉट Pn, इस तरीके से इनके अलावा और कोई भी गुणनखंडन शामिल नहीं होगा। अद्वितीयता का मतलब यही है कि अपने जैसा अकेला। तो अगर अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता से देखें तो ए स्क्वायर के
अभाज्य गुणनखंडन में P1, P2, P3 और इस तरीके से Pn के अलावा और कोई भी संख्या अभाज्य गुणनखंड के रूप में शामिल नहीं होगी। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड जो है वो P1, P2, P3 इस तरीके से इन्हीं में से कोई एक होगा, मतलब यही होंगे, इनके अलावा और कोई नहीं होगा। ए स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड जो होंगे वो P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 या फिर Pn इस यही होंगे। बात समझ में आ रही है ना कि ए स्क्वायर जो है वो ये हुआ P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू Pn। और अंकगणित की आधारभूत प्रमेय में हमने देखा था कि अगर हम क्रम को ध्यान में ना रखें तो अभाज्य गुणनखंडन के क्रम को ध्यान में ना रखने पर जो गुणनखंडन मिलता है वो अद्वितीय होता है। अद्वितीय का मतलब उसके जैसा वही, फिर उसका कोई विकल्प नहीं है। तो इस शर्त के अनुसार ए स्क्वायर के गुणनखंड में केवल P1, P2, P3, Pn ही तो शामिल होंगे, यानी P1, P2, P3 और इस तरीके से डॉट डॉट Pn, यानी यही सब शामिल होंगे ए स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड में। और अभी अभी हमने देखा कि ए स्क्वायर को विभाजित करता है P जो कि दिया गया है, और उस कंडीशन को हेल्प से हमने किया कि P जो है वो ए स्क्वायर का एक अभाज्य गुणनखंड है। और हमने देखा यहाँ कि ए स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंडन में केवल P1, P2, P3 और Pn ही शामिल हो सकते हैं। P ए स्क्वायर का एक अभाज्य गुणनखंड है। तो अगर हम इन दोनों स्टेटमेंट को ध्यान से देखें, जिसमें पहले में है कि P जो है वो ए स्क्वायर का एक अभाज्य गुणनखंड है, और दूसरे में लाइन में हमने लिखा है कि ए स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड में केवल यही शामिल हो सकते हैं। तो इस कंडीशन में होगा क्या कि P जो है वो इनमें से ही कोई एक होगा, है ना, P जो है वो इनमें से ही कोई एक होगा। और अगर P इनमें से ही कोई एक होगा तो उस कंडीशन में जब P इनमें से ही कोई एक है, हम यहाँ लिखते हैं अतः P जो है वो P1, P2, P3 और फिर डॉट डॉट Pn में से एक है, ठीक है, यानी P जो है वो P1, P2, P3 और इसी में से कोई एक होगा। और अगर P इसी में से कोई एक होगा तो उस कंडीशन में जब हमने यहाँ पर बात की है कि A P1 गुणे P2 गुणे P3 गुणे P4 इस तरीके से गुणनखंडन जो हमने किया था, जो पहले हमने माना था, ठीक है, फिर से समझिए कि P इनमें से ही कोई एक है, इसका मतलब इसके अभाज्य गुणनखंडन में यही सारी चीजें हैं, और इन्हीं सारी चीजों में, इन्हीं सारे अभाज्य गुणनखंडों में P भी एक है। इसका मतलब जब इन सारे अभाज्य गुणनखंडों में P एक है तो उस कंडीशन में P जो है वो A का भी एक अभाज्य गुणनखंड होगा। समझ गए होंगे आप लोग, है ना। तो P जो है वो A का भी अभाज्य गुणनखंड है। तो इस कंडीशन को, इस कंडीशन की मदद से हम क्या लिख सकते हैं, अतः P जो है वो A का भी एक अभाज्य गुणनखंड है। और अगर P A का एक अभाज्य गुणनखंड है, A का एक अभाज्य गुणनखंड है, तो A जो है वो P से क्या होगा, विभाजित होगा, यही चीज है। तो P A को भी विभाजित करेगा, अतः P जो है वो A को क्या करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इसको सिद्ध कर दिया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसमें हमने क्या चीज किया है, जो P जो है वो A स्क्वायर को विभाजित अगर करता है तो P A को भी विभाजित करेगा, ये चीज हमने सिद्ध किया हुआ है। और इसके उपयोग से हम √2, √3, √4 इस तरीके से जो भी संख्याएं जिनकी अपरिमेयता हमको प्रूफ करनी है, हम इस प्रमेय का उसमें उपयोग करेंगे। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया है, वेरी गुड। तो ये स्टेटमेंट अब हमें याद करके रखनी है कि अगर P A स्क्वायर को विभाजित करता है तो P A को भी विभाजित करेगा। इन जनरल अगर यहाँ पर कोई भी संख्या है, मान लीजिए 2 है, 2 अगर किसी संख्या को विभाजित करता है, किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करता है, तो 2 जो है उस संख्या को भी विभाजित करेगा। ठीक है, यानी कोई भी संख्या अगर किसी दूसरे धनात्मक संख्या के वर्ग को विभाजित करती है तो वही संख्या उस वास्तविक संख्या को भी विभाजित करेगी बिना वर्ग किए हुए की। ठीक है, चलिए अब इसके प्रयोग से किस तरीके से हम अपरिमेयता सिद्ध करते हैं,
अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 4 तरीके की जो संख्याएं होती हैं उसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अंडर रूट 2 सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। यानी हमको सिद्ध क्या करना है कि अंडर रूट 2 जो है वो कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस कथन को सिद्ध करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर हम किसी कथन के उलट यानी उसका विलोम कोई एक दूसरा कथन लें और उस कथन को विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से अगर हम उस कथन को विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से गलत सिद्ध कर दें तो जो वास्तविक कथन है वो स्वतः ही सत्य सिद्ध हो जाता है। मतलब जैसे अगर यहाँ लिखा हुआ सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अगर हम इस अपरिमेय का उलट यानी विलोम परिमेय मान लें, यानी हम मान लें कि अंडर रूट 2 जो है वो एक परिमेय संख्या है और विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से हम इसको यानी जो हमने माना है कि अंडर रूट 2 कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है, तो इसको अगर हम असत्य सिद्ध कर दें, असत्य सिद्ध करने का मतलब कि अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, ये सिद्ध कर दे तो स्वतः ही जो वास्तविक कथन है यानी अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है वो स्वतः ही सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, हम इसमें इसी आधार का उपयोग करेंगे। ठीक, तो चलिए हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वही चीज मानते हैं, माना अंडर रूट 2 जो है एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, हमको जो सिद्ध करना है वो ये कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमने उसका उलट यानी विलोम माना हुआ है कि अंडर रूट 2 जो है वो कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, हम एक परिमेय संख्या हमने माना है और हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि परिमेय संख्या जो होता है वो p/q के रूप का होता है यानी भिन्न के रूप में होता है। तो जो परिमेय संख्या होती है वो p/q के रूप में होती है। अतः अगर हम अंडर रूट 2 को परिमेय संख्या के रूप में प्रदर्शित करना चाहे तो हम लिख सकते हैं कि अंडर रूट 2 जो है वो r/, कितना है, यस है, क्योंकि हमने माना है कि अंडर रूट 2 परिमेय संख्या है, इसलिए अंडर रूट 2 जैसे ही हमने इसको परिमेय संख्या माना तो वो r/s के रूप में तो लिखा ही जाएगा, क्योंकि परिमेय संख्या की तो यही डिफिनीशन है, यही परिभाषा है कि ऐसी संख्याएं जो भिन्न के रूप में यानी जिसमें अंश और हर होता है, यानी r/s के रूप में जो संख्याएं हो, p/q के रूप में जो संख्याएं हो, ऐसी संख्याओं को क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। ठीक है, अब एक चीज देखिए, परिमेय संख्याओं का सरलीकरण करना तो सबको आता है, कैसे किया जाता है एक बार देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल में बोलूं कि 5/10 है, हालांकि ये भी परिमेय संख्या है, पर अगर हम देखें तो 5 और 10 में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अगर हम 5 और 10 की बात करें तो 5 और 10 में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो 5 है। अब अगर हम 5 से अंश और हर यानी जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है उससे अंश और हर को अगर भाग कर देते हैं तो इस तरीके से जो परिमेय संख्या हमको मिलती है वो दी गई परिमेय संख्या का सरलीकृत रूप होती, यानी इसका 5/10 का सरलतम रूप है 1/2। सरलतम रूप का मतलब होता है कि इसके अंश और इसके हर में कोई भी संख्या अब उभयनिष्ठ नहीं है। देखिए 5 और 10 में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड था वो 5 था, अगर हमने उभयनिष्ठ गुणनखंड से डिवाइड कर दिया दोनों अंश और हर को तो उस तरीके से जो संख्या मिली, अब इसमें अंश और हर में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और जब भी अंश और हर यानी किसी दो संख्या, क्योंकि अंश और हर तो संख्याएं होंगी और अंश और हर यानी दो संख्याएं होंगी,
तो जब भी किसी दो संख्याओं में कुछ भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो एक के अलावा, तो ऐसे संख्याओं को सह अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। तो इस कंडीशन में जो सरलीकृत रूप होता है किसी परिमेय संख्या का, उसके अंश और हर जो है वो सह अभाज्य होते हैं। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो आर और यस में हम मानते हैं कि कोई एक संख्या जो है उभयनिष्ठ है, और उस उभयनिष्ठ संख्या से अगर हम अंश और हर को डिवाइड कर दें तो सरलीकृत रूप जो मिला हमको आर बटे यस का जो सरलीकृत रूप मिला वो माना हमने क्या मिला, ए बटे बी। ठीक है, ये भी हम माने ही हैं। ये यानी √2r/s है, और जब हमने इसको सरलीकृत रूप में लिखा तो a/b मिला। अब a/b जो मिला हुआ है इसमें जो अंश है वो a है, और जो हर है वो कितना है, b है। और अभी अभी हमने देखा कि सरलीकृत रूप जो हमको मिलता है किसी परिमेय संख्या का, उसके अंश और हर सह अभाज्य होते हैं, यानी a और b जो है वो कैसे हैं, सह अभाज्य। सह अभाज्य का मतलब है कि a और b में एक के अलावा अब कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है। ठीक है, चलिए a और b जो है वो सह अभाज्य हैं, इसका मतलब a और b में एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो √2 जो है वो a/b हो जाएगा। इस कंडीशन में अगर हम देखें तो √2b वो a के बराबर होगा, और अगर हम इसका वर्ग कर दें, क्या कर दें, वर्ग कर दें दोनों पक्षों का, तो वर्ग करने पर हमको क्या मिलेगा, √2 का वर्ग तो होता है 2, और b का वर्ग हो जाएगा b का वर्ग यानी b², और बराबर हो जाएगा कितना, a²। यानी हमको मिला 2b² बराबर a² यानी 2b का वर्ग जो है वो a के वर्ग के बराबर। ध्यान से देखिएगा, √2 बराबर a/b था, तो हमने इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यानी इसको यहाँ भेज दिया, और फिर दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। वर्ग करने पर हमको ये मिला। अब देखिए, अभी इसके पहले जो हमने प्रमेय पढ़ा था उस प्रमेय में हमने ये पढ़ा था कि p अगर a² को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, अब देखिए, और p जो था वो a² का अभाज्य गुणनखंड था, तो a² के अभाज्य गुणनखंड में 2 है, क्योंकि हमको पता है कि 2 सबसे छोटा अभाज्य होता है। तो 2b² का मतलब 2 गुणे b, ठीक, बराबर a²। इसका मतलब a² के अभाज्य गुणनखंड में 2 है। अब अगर a² के अभाज्य गुणनखंड में 2 है तो a² जो है वो 2 से क्या होगा, विभाजित होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रमेय से। अभी हमने जो प्रूफ किया था उस प्रमेय से क्या हो गया कि 2 जो है वो a² का क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड। 2 a² का क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड। अब अगर 2 a² का अभाज्य गुणनखंड हो गया तो इस कंडीशन में 2 जो है वो a² को क्या करेगा, विभाजित, क्या करेगा, विभाजित। और साथ ही साथ अगर 2 a² को विभाजित करेगा तब 2 जो है वो a को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा कि नहीं करेगा। इसके पहले प्रमेय में हमने यही पढ़ा ना, तो 2 जो है a को भी विभाजित करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि a का एक अभाज्य गुणनखंड हमको मिला, और वो क्या है, 2 है। a का एक अभाज्य गुणनखंड मिला और वो क्या है, 2 है। क्योंकि अगर 2 a को विभाजित कर रहा है और 2 अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्या है, तो इस कंडीशन में a का एक अभाज्य गुणनखंड हमको क्या मिला, 2 मिला। ठीक है, अब देखिए, अगर a का एक अभाज्य गुणनखंड 2 है तो इस कंडीशन में हम लिख सकते हैं कि a जो है वो 2c के बराबर है। अभाज्य गुणनखंडन, अगर हम इसको अभाज्य गुणनखंडन के रूप में प्रदर्शित करें तो a बराबर 2c, अतः a बराबर 2 गुणे c लिखने पर हम इसको ऐसा लिख सकते क्योंकि अभाज्य गुणनखंडन के रूप में हम इसको प्रदर्शित कर रहे हैं, यानी a बराबर कितना, 2c।
ठीक है। अब अगर ये मान हम यहाँ पर रखें जो यहाँ पर है, तो a के प्लेस पर अगर हम ये मान रखें, a का मान यहाँ प्रतिस्थापित करने पर इस a का मान यानी a बराबर 2 गुणे c जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, इसको हमने अभाज्य गुणनखंडन के रूप में प्रदर्शित करके a बराबर 2c लिखा है। तो उस कंडीशन में अगर हम a का मान यहाँ प्रतिस्थापित करें तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर बराबर 2c और फिर पूरे की घात 2, क्योंकि यहाँ a स्क्वायर है तो a के प्लेस पर 2 इंटू सी 2c और पूरे का क्या हो गया स्क्वायर। अगर हम इसको एक्सपेंड करें यानी प्रसारित करें तो 2b स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 2 का वर्ग हो गया 4 और c का वर्ग हो जाएगा 2 से अगर इसको काट दूं तो 2 दूनी 4 यानी b स्क्वायर जो हो गया वो कितना हो गया 2c स्क्वायर। अब एक चीज यहाँ ध्यान रखिएगा, b स्क्वायर बराबर 2 गुणे c स्क्वायर, इसका मतलब b स्क्वायर के गुणनखंडन में 2 गुणे c और 2 एक अभाज्य संख्या है। समझने की कोशिश करिएगा कि b स्क्वायर जो है वो 2c स्क्वायर के बराबर आया, और अगर हम इसको 2 गुणे c लिखें तो उस कंडीशन में 2 एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो 2 अगर एक अभाज्य संख्या है और उसे 2 गुणे c के रूप में अगर हमने लिखा, क्योंकि c स्क्वायर c गुणे c होगा, तो ये 2 जो है वो b स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंडन में शामिल हो गया, और अगर 2 b स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंडन में शामिल हो गया तो 2 b स्क्वायर का अभाज्य गुणनखंड हो गया। अतः 2 जो है वो b स्क्वायर का क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि 2 जो है वो b स्क्वायर का क्या हो गया, एक अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब अगर 2 b स्क्वायर का एक अभाज्य गुणनखंड हो गया तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में होगा कि 2 जो है वो b स्क्वायर को विभाजित करेगा, अतः 2 b स्क्वायर को क्या करेगा, विभाजित करेगा। 2 क्या करेगा, b स्क्वायर को विभाजित करेगा। फिर प्रमेय से क्या चीज प्रूफ कर सकते हैं हम कि 2 जो है अगर b स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 2 जो है वो b को भी क्या करेगा, विभाजित। 2 अगर b स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो उस कंडीशन में प्रमेय से, यानी जो हमने प्रमेय पढ़ा है, तो प्रमेय से क्या हो जाएगा, 2 जो है वो b को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। क्या करेगा, विभाजित करेगा। अब अगर 2 b को भी विभाजित कर रहा है, इसका मतलब b का एक अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 होगा। 2 जो है वो b का क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। प्रमेय से 2 अगर b स्क्वायर को विभाजित करेगा तो प्रमेय से 2 b को भी विभाजित करेगा, और 2 अगर b को विभाजित कर रहा है तो 2 जो है वो b का क्या हो गया, एक अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब देखिए ये यहाँ पर देखिए, यहाँ जो हमने लिखा है कि a का एक अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2, और b का भी एक अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2। इसका मतलब a और b में एक अभाज्य गुणनखंड 2 उभयनिष्ठ हो गया ना। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही है। a का एक अभाज्य गुणनखंड 2 है, b का भी एक अभाज्य गुणनखंड 2 है। इसका मतलब a और b में एक गुणनखंड 2 अभी भी क्या है, उभयनिष्ठ है। और हमने सबसे पहले जो चीज दिखी है उसमें हमने यही बोला है कि √2 अगर एक परिमेय संख्या, हमने माना कि √2 अगर एक परिमेय संख्या है तो उसके सरलीकृत रूप में, सरलीकरण करना मैंने आपको बताया था, तो सरलीकृत रूप में जो a/b हमने इसको लिखा इस रूप में, तो अंश और हर सहभाज्य होंगे। और सहभाज्य की परिभाषा मैंने आपको बताई कि इसमें एक के अलावा कोई और गुणनखंडन कॉमन नहीं होता, उभयनिष्ठ नहीं होता। तो a और b अगर सहभाज्य हैं तो a और b में एक के अलावा और कोई भी गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए था। एक के अलावा कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए था। हालांकि एक तो अभाज्य संख्या है नहीं, पर एक के अलावा कोई भी गुणनखंडन उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए था। पर जो हमने सॉल्व किया उसमें हमने देखा कि a और b के पास अभी भी एक गुणनखंड उभयनिष्ठ है, और वो क्या है, 2। इसका मतलब हमने जो माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, उस कंडीशन को फॉलो करते हुए जब हम इस प्रक्रिया को सॉल्व करते हैं तो हमने देखा कि
ए और बी के पास अभी भी एक उभयनिष्ठ अभाज्य संख्या है, एक उभयनिष्ठ अभाज्य संख्या गुणनखंड के रूप में है। इसका मतलब हमने जो माना वो क्या है, गलत। वो क्या है, गलत हो गया। अगर ये परिमेय संख्या होती तो a बटे बी में, अब इसके बाद जब हमने इसको सरलीकृत रूप में लिखा तो a बटे बी में और कोई भी गुणनखंडन कॉमन नहीं होना चाहिए था ना, पर एक गुणनखंडन अभी भी कॉमन है और वो हमने प्रूफ किया। तो इस कंडीशन को देखते हुए हमने देखा कि अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो हम लिखेंगे अतः अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। अब अगर अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं है तो क्या हो जाएगा, सिद्ध। और क्या सिद्ध हो जाएगा कि अंडर रूट 2 जो है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अगर अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं है तो क्या सिद्ध हो गया कि अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हम इसको स्टेटमेंट को आंसर के फॉर्म में ही नीचे कोड करके लिख लेंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम कोई भी जो अंडर रूट के अंदर संख्याएं होती हैं उनको व्यापक रूप से अंडर रूट पी के टाइप की जो संख्याएं होती हैं, अंडर रूट पी टाइप की जो संख्याएं होती हैं, इनकी अपरिमेयता को सिद्ध करने का तरीका, जो प्रोसेस होता है वो हमने सीखा और मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। इसके नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। हैव अ गुड डे। धन्यवाद।